BHU LLB एग्जामिनेशन की जो आंसर की है वो आ चुकी है एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स की क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाए. सो हियर आई एम. हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो इस वीडियो में हम बेसिकली BHU का जो पेपर आया है हमारा LLB 3 ईयर एग्जामिनेशन का वो हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ साथ हम लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन जो है ऑफ द पेपर वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस टुगेदर. सो स्टार्ट करते हैं. सो एनालिसिस की अगर बात करें तो लीगल पोर्शन की अगर बात करें तो मैग्जिम्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. मैग्जिम्स के अलावा जो क्वेश्चंस आए हैं वो बाकी मोस्टली क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं. अराउंड 20 क्वेश्चंस हैव बीन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. हाउएवर देर आर क्वेश्चंस जहाँ पर लैंग्वेज का इशू है, क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, जो जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है वो सही नहीं है. देन IPC से 5-6 क्वेश्चंस आए हैं. टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला है. सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि किस टाइप का पेपर बनाया गया है. मैथ्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड मैथ्स बहुत ही इरेलीवेंट है एंड 30 क्वेश्चंस अगेन मैथ्स से हैं. पहले भी हो चुका है कि मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं एंड इस साल फिर से वही हुआ है. इंग्लिश हिंदी से जो हमारा फिक्स 30 क्वेश्चंस हैं वो ही है. स्टैटिक GK से भी अराउंड 32 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत कम माइन्यूट क्वेश्चंस आए हैं विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करंट अफेयर्स इन्होंने पूछा ही नहीं है बिल्कुल भी. देन लीगल करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं एंड पेपर बहुत ही मैं बोलूँगी कि इस तरह से फ्रेम किया गया है कि ऐसा लग नहीं रहा दिस इज़ अ लॉ एंट्रेंस, बिकॉज ये सब चीज़ें दे डोंट मैटर इन अ लॉ एंट्रेंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग द पेपर एंड साथ साथ देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है. मैग्जिम का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, which means ignorance of law is not an excuse. Option B correct answer है यहाँ पे. Then moving on to question number 11, quo warranto, writ पूछा गया है. रिट्स मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. रिट्स का मतलब है शोइंग द अथॉरिटी. ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा. रेस जुडिकेटा नेक्स्ट हमारा मैक्सिम है. रेस जुडिकेटा का मतलब है कि सूट जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है. एक और मैक्सिम है रेस सब जुडिस, जिसका मतलब है कि मैटर जो है वो अभी पेंडिंग है. ऑल्दो हियर दे हैवंट गिवन दैट एज एन ऑप्शन, वो होता तो हो सकता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते. सो ईजी क्वेश्चन आई वुड से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है वो इंसर्ट किया गया था. दिस इज़ थ्रू द 42nd अमेंडमेंट. देन नेक्स्ट इज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स किसके पास है, एंड राइट टू वोट नहीं है. बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस करा जा चुका है हमारी रिविजन सीरीज़ में, मॉड्यूल्स में. कोई भी क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि अटॉर्नी जनरल इज such person जो जिनकी वोटिंग अलाउड नहीं है, although he can be present. Then another, there is a question on maxim necessitates quod habit non legum. इसका मतलब है कि नेसेसिटी लॉ को नहीं जानती है. जब लोग इन नीड होते हैं सो दे डू थिंग्स एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे मे फॉलो द लॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर विच सेज नेसेसिटी नोज नो लॉ. Then further, now I don't have the answer key with me, I have a question paper from a student here with me. So उसी की basis पे I am helping you answer these questions. आंसर की आपके पास होगी तो आप चेक कर लेना कि कहाँ पे कुछ वेरिएशन है या नहीं. देन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो UN बॉडी है उसके रिलेशन में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 30 को. UN से सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही यही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चंस UN से भी नहीं आए हैं. देन नेक्स्ट इज यूनियन पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, वी नो इट कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट. ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, मॉक्स में भी क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुके हैं. सो A, B एंड C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे. देन नेक्स्ट अनदर मैक्सिम सप्रेसियो वेरी
सजेस्टिव फॉल्सी। नाउ मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, आप देखेंगे अगर वीडियोस में, मैंने अपने जो वीडियो कोर्स है उसका डेमो एक वीडियो लेक्चर डाला था ऑन यूट्यूब, वेयर आई हैड एक्सप्लेन्ड कि आप मैगजीम्स में व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड एंड क्लोजेस्ट मीनिंग जनरली इज द आंसर। सो सप्रेशियो मतलब सप्रेशन, सजेस्टिव मतलब सजेशन, फॉल्सी से हम देख सकते हैं इट मीन्स फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, इवन दो आपको नहीं पता था मैक्सिम, यू कुड हैव आंसर्ड विद कॉमन सेंस दैट सप्रेशन ऑफ ट्रूथ सजेस्ट्स द फॉल्स। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड है, बहुत बार करा चुकी हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की ट्रिक भी बताई थी, जहाँ पर पीएम जो है, पीएम स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। नाउ वी नो, अगर आपको कन्फ्यूजन है 73rd 74th में से कौन सी पंचायत है कौन सी म्यूनिसिपैलिटी है, अगर आपको ये ट्रिक पता थी यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। 74th इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31 question says securing just and human conditions of work is what? It is a directive principle of state policy. ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जब हम राइट टू वर्क की बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट है या नहीं, वहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताया था कि यहाँ पर डीपीएसपी में राइट टू वर्क स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, फंडामेंटल राइट्स में इम्प्लाइड है, मेंशन नहीं है, एंड केस लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38 says Article 32 confers what? Very easy question. हमारी constitutional remedies Article 32 में है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगर आपने मॉड्यूल भी नहीं फॉलो किया है, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो करी हैं, यू कुड हैव वेरी इजीली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लीगल एप्टीट्यूड हियर। देन नेक्स्ट इज पैक्टा sunt servanda। इसका क्या मतलब होता है? पैक्टा इट मीन्स पैक्ट। पैक्ट मतलब प्रॉमिस, प्रोमिसेस आर बाइंडिंग, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। सो ये एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है जो बोलता है कि जब स्टेट्स के बीच में कोई ट्रीटी वगैरह साइन होती है, दे शुड बी फॉलोड, प्रोमिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको प्रॉमिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज भी दिया है टू कंफ्यूज यू बिकॉज इट रिलेट्स टू इंटरनेशनल लॉ। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस की बात करता है, वो किसको पावर दी जाती है? ऑर्डिनेंस हमारा कब आता है? जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता। ये पावर हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास होती है। गवर्नर ऑप्शन में नहीं है, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 रिलेट्स टू असर्शन एंड रीजनिंग, जहाँ पर क्वेश्चन 49 इज ऑल्सो देयर। क्वेश्चन 49 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हमने देखे। 4-5 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि बीएचयू में क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देयर आई हैड टोल्ड यू क्लियरली कि असर्शन एंड रीजनिंग बीएचयू का फेवरेट है एंड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। नाउ ये वाला जो पार्ट है, ओनली दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू फैमिली लॉ। नाउ इट सेज कि ए और बी की शादी हुई एज पर द हिंदू राइट्स एंड परफॉर्मिंग द सेरेमनी ऑफ सप्तपति। सप्तपति इज 7 फेरे, विच इज कंसिडर्ड टू बी द असेंशियल सेरेमनी ऑफ अ मैरिज। देन नेक्स्ट, उनके बीच में रिलेशंस कॉर्डियल नहीं थे, सो ए मैरिड अनदर वुमेन, जहाँ पर सिर्फ रिंग्स एक्सचेंज हुई और गार्लैंड्स एक्सचेंज हुए। अब यहाँ प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है बाइगैमी एक ऑफेंस है तब जब दोनों ही शादियाँ वैलिड हो एंड दे आर अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो यहाँ पर जो शादियाँ हुई हैं, फर्स्ट शादी इज़ वैलिड बिकॉज सप्तपति परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो सेरेमनी है वहाँ पे एक्सचेंजेज ऑफ गार्लैंड एंड रिंग हुआ है। नाउ अब यहाँ पर एज आई वुड से कि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे प्रॉपरली फ्रेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये मेंशन होना चाहिए था कि ही मैरिड अनदर वुमन हु इज़ अ हिंदू, क्योंकि हिंदू मैरिज में ऐसा होता है कि सप्तपति एसेंशियल है। एंड ऑल्दो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि दिस पर्सन इज हिंदू एंड बिकॉज इट सेज नो अदर रिचुअल्स वर ऑब्जर्व्ड, तो सप्तपति ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसका मतलब सेकेंड मैरिज जो है वो वैलिड नहीं थी। एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैरिज वैलिड नहीं है
तो वो बाइगैमी नहीं होगी, इसलिए ए जो है ही विल नॉट बी लायबल बिकॉज सेकेंड मैरिज वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड सेरेमनीज जो पार्टीज को एप्लीकेबल हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 सेज कोई भी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है तो अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है ही विल नॉट बी लाइबल अगर वो एक्ट करते हुए ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट। नाउ हियर द फैक्ट सेज कि ए जो है अनसाउंड माइंड का था, वो बी को असॉल्ट कर देता है, उसको इंजरी कॉज हो जाती है, ए विल नॉट बी लाइबल। सो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, अब यहाँ पे यू मस्ट हैव बिन कंफ्यूज्ड बिटवीन ए विल नॉट बी क्रिमिनली लाइबल एज ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, एंड द सेकेंड इज दैट A will not be liable only when it is proved that A on that occasion was not knowing the nature of the act. अगर हम प्रिंसिपल से रिलेट करके देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो है वो ज़्यादा क्लोज है प्रिंसिपल के, बिकॉज यहाँ पर प्रिंसिपल ने बोला है कि जब वो एक्ट कर रहा था एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट ही डिड नॉट नो। सो ऑप्शन 2 जो है दैट इज मोर क्लोजर टू दिस आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, असर्शन एंड रीजनिंग अगेन। प्रिंसिपल है देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स द अदर। टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है फेलियर टू टेक ड्यूटी टू टेक केयर रिजल्ट्स इनटू लाइबिलिटी। सो ड्यूटी है टुवर्ड्स द अदर एंड अगर कोई फेलियर है टू ऑब्जर्व दैट ड्यूटी तो इंसान लाइबल होगा। नाउ अ प्रेग्नेंट वुमन इज ट्रैवलिंग ऑन द इंडियन रेलवे ट्रेन एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर शी हैड एन अबॉर्शन एंड शी सूड द रेलवे कंपनी। अब यहाँ पर रेलवे इज नेग्लिजेंट, रेलवे की ड्यूटी थी टुवर्ड्स द पैसेंजर, रेलवे हैज़ बीन नेग्लिजेंट, तो देयरफॉर उनकी लाइबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा A is entitled to compensation as the Indian Railway failed to take reasonable care towards its passenger and due to this the passenger suffered damages. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, ये भी मैंने स्पेसिफिकली आई हैड डिस्कस्ड 105th अमेंडमेंट, ये 105th अमेंडमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन के वर्डिंग्स बहुत गलत है। ये जो अमेंडमेंट है ये रिलेट करती है कि स्टेट की पावर जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट में उसको लेकर है, बिकॉज मराठा कोटा का जो रिजर्वेशन का जजमेंट आया था वहाँ पर कोर्ट ने ये बोल दिया था कि स्टेट के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि ओबीसी लिस्ट में कौन फॉल करेगा, बैकवर्ड लिस्ट में कौन फॉल करेगा। बट देन 105th अमेंडमेंट हैज़ बीन पास जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हैं कि कौन सी जो कास्ट हैं वो बैकवर्ड की लिस्ट में आएंगी। देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। 59 सेज कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? वेरी इजी, 12 शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को देखता है। स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स में ये चार्ट बना के कवर किया गया है कि कौन से राइट्स जो हैं वो सिटीज़न को अवेलेबल है, कौन से नॉन सिटीज़न को अवेलेबल हैं। तो अगर इनमें से देखें सिर्फ आर्टिकल 15 जो है वो सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी सारे सभी लोगों को अप्लाई करते हैं। जहाँ पर पर्सन्स की बात करी गई है वो सभी पे अप्लाई होता है, जहाँ सिटीजन्स की बात करी गई है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे अप्लाई होगा। 15 जो है वो सिटीजन्स की बात करता है कि सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। Then moving further to question number 72 directly. 72 हमारा कहता है कि नॉन कॉम्पोस मेंटिस का मतलब क्या है? नॉन मतलब नॉट, इंग्लिश अगर हम देखें मेंटिस इज रिलेटेड टू माइंड, मेंजरी अभी आपने सुना होगा माइंड। कॉम्पोस मतलब द पर्सन इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। यूनियन मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करता है ड्यू टू। नाउ देर इज नथिंग सच एज ड्यू टू। यूनियन मिनिस्टर की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। ही होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वर्डिंग्स गलत हैं क्वेश्चन के, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 81। 81 सेज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ लॉ जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड ये चैलेंज किया जाता है बिफोर द कोर्ट। प्रिंसिपल ये कहता है बेसिक फीचर जो है वो अमेंड किए नहीं जा सकते। नाउ वी ऑल नो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक फीचर का एक पार्ट है,
बेसिक फीचर मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, मॉड्यूल्स में भी सब कवर्ड है। फेडरल स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 82, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? समन प्ररोग डिसॉल्विंग लोकसभा की पावर है प्रेसिडेंट के पास। 100 टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड दिस। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। देन प्रो टैंटो का मतलब क्या है? प्रो टैंटो मीन्स टू द एक्सटेंट, टू दैट एक्सटेंट। ऑप्शन 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सो आप देख रहे होंगे कि लीगल के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस टाइप से क्या लॉजिक लगाया है जो मैथ्स के इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन पे डीयू में भी क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन डीयू से मिलते जुलते हैं बिकॉज एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा था, कॉमन बॉडी है। मैंने पहले भी बोला था तैयारी कराते हुए कि एनटीए कंडक्ट कराया है तो डीयू और बीओएचयू में थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है, इसीलिए वी हैड डिस्कस द डीयू पेपर एज वेल। देन क्वेश्चन 89, for giving effect to any treaty the power to make law under the constitution has been conferred on parliament। parliament के पास ट्रीटी मेकिंग पावर है। अब प्रेसिडेंट जो है वो ट्रीटी साइन करता है, बट जो पावर है लॉ बनाने की टू लेजिस्लेट दैट इज विद द पार्लियामेंट। जस्टेटी का मतलब क्या है? जस्ट जहां पर यूज होता है वहां पर मैंने बताया था इट मीन्स राइट और इट कैन मीन लॉ एज वेल। So here it is right of the third party. Treaty is third party here. Then next moving on to question number दादा साहिब फाल्के, अगेन डीयू में भी पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन किस पे पार्डनिंग पावर वेस्ट करता है? पार्डनिंग पावर जो है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट की ये पार्डनिंग पावर है। देन हाई कोर्ट का जज किसको रेजिग्नेशन देता है? हाई कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे मैंने इंडिविजुअल बॉडीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेके क्लियरली बताया था कि किसको कौन अपॉइंट करता है, किसको रेजिग्नेशन देता है वो इंसान, टेन्योर कितना है। सो अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते आए हैं चैनल को देन आई एम होपिंग कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी in this paper. Then we'll also talk about the cutoff because many students are worried about it. Then retired permanent judge of high court जो है he can appear, he can practice before which court? So the law is कि अगर कोई जज रिटायर्ड है वो सेम कोर्ट में या उससे नीचे के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के वर्डिंग इतने ख़राब है कि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अदर हाई कोर्ट्स अदर दैन वेयर ही वाज प्रैक्टिसिंग, बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे हैं, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एनी हाई कोर्ट इन इंडिया हम नहीं कह सकते बिकॉज द वेयर ही हैज़ बिन अ जज ही कैन नॉट ऑब्वियसली प्रैक्टिस देयर बिकॉज आप देखेंगे जुडिशरी में, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से भी आंसर हो सकता था कि जुडिशरी में ऐसा अलाउड नहीं होता है। जजेस ऑफन रिक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम द मैटर बिकॉज दे नो द पीपल अराउंड। देन व्हेन 2 or more persons agree to commit an offense, इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, जब 2 लोग अग्री करते हैं कि वो एक ऑफेंस करने वाले हैं। ऑलरेडी कवर्ड कॉन्स्पिरेसी बहुत बार मैं पढ़ा। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन एड्रेस करता है? मैनी टाइम्स आई हैव डिस्कस दिस। इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने बनाई है इस पे जहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि जॉइंट सेशन जो है, जब प्रेसिडेंट की वीडियो थी उसमें डाला हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ही कॉल्स फॉर द जॉइंट सेशन। एड्रेस कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस दैट सेशन। देन नेक्स्ट इज जॉइंट सेशन डेडलॉक के टाइम पे बुलाया जाता है। देन यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरीज थ्रू द गवर्नर्स, थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन अब हमारे बचे हैं। 117 फर्स्टली कस्टोडिया लेजिस रिलेट्स टू in the custody of law. Custodia, custody we can understand, legis se we can understand it means law. Legal custody, in the custody of law. Option 4 is the correct answer here.
देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120 विच इज़ अगेन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, जहाँ पर ये बोला गया है एक रूम में बैठा है एंड ही विस्पर्स टू हिमसेल्फ दैट ही विल सेल हिज हाउस फॉर 50 lakhs। वाई उस बात को बी उस बात को सुन लेता है और बोलता है कि मैं आपका जो घर है वो 50 लाख में ख़रीद लूँगा, बट ए उसको वो नहीं सेल करता। बी कहता है कि आपको यह हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यू विल हैव टू परफॉर्म इट। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। क्या यहाँ पर प्रॉमिस हुआ? नहीं। एंड प्रॉमिस इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, तब वो अग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ प्रॉमिस ही नहीं हुआ बिकॉज ए ने रिफ्यूज कर दिया टू सेल, सो एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा, बी विल नॉट सक्सीड एज देयर वाज नो विलिंगनेस सिग्निफाइड बाय ए विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ बी। मैनी स्टूडेंट्स माइट हैव बिन कन्फ्यूज्ड कि बी विल नॉट सक्सीड बिकॉज इन्विटेशन टू ऑफर ही यहाँ पर दिया गया है। अब इन्विटेशन टू ऑफर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे फ्रॉम योर ओन प्रायर नॉलेज, बट यहाँ पर प्रिंसिपल के बेसिस पे चलना है हमें। मैं बहुत सारे लीगल रीजनिंग के बार बार जब भी मैंने लीगल रीजनिंग की बात करी है मैंने हमेशा ये बताया है प्रिंसिपल के बेसिस पे हम चलते हैं। यहाँ प्रिंसिपल में कहीं भी इनविटेशन टू ऑफर नाम का वर्ड आप नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए जो सेंस बनेगा वो ऑप्शन 1 का सेंस बनेगा। सो विद दिस ये हमारा लीगल का जो पोर्शन है वो डिस्कस हुआ है, वो ख़त्म होता है डिस्कशन। नाउ कमिंग ऑन टू कट ऑफ, स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि इस बार जो पेपर है वो 600 मार्क्स का हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो लास्ट ईयर 450 मार्क्स का था, तो कट ऑफ क्या रहेगी? सी, कट ऑफ इज़ नॉट समथिंग, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कट ऑफ निकालने का। हाउएवर टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है वो समझ लेते हैं। लास्ट ईयर जब 450 मार्क्स का एग्जामिनेशन था तब कट ऑफ हमारी थी 235। अब 235 ये 450 का 58% बनता है, तो मार्क्स जो हैं वो 60% से भी कम गए थे लास्ट ईयर, बिकॉज अगेन लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि मैथ्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने एक एनालिसिस किया था BHU का स्पेशली, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि मैथ्स हमेशा से BHU में पूछते आ रहे हैं। सिर्फ 18-19 में ऐसा हुआ था कि मैथ्स के जो नंबरिंग है वो कम हो गई थी। 2017 में भी बहुत ज़्यादा मैथ्स आया था, तो मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी शॉक लगा था BHU के पेपर से, इसीलिए कट ऑफ कम गई थी। इस साल भी स्टूडेंट्स को शॉक लगा है पेपर से बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। सो अगर हम यही मान के चले कि इस ईयर भी 60% के आसपास जाने वाला है एग्जामिनेशन का कट ऑफ, तो 600 का क्वेश्चन पेपर है 600 मार्क्स का, तो हमारा 360 हम लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है दैट विल बी अराउंड दिस एरिया। सो जो स्टूडेंट्स जिनके 360 अराउंड आए हैं दे माइट consider themselves as safe. However, क्लियरली यहाँ पे BHU की कट ऑफ का इस तरह से एनालिसिस ना करना सही होगा एंड इट्स नॉट इवन पॉसिबल। सो आई होप कि अब आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी बिकॉज बहुत क्वेरीज आ रही थी इस पेपर को लेके। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज हु गॉट इन, जिनका DU में हो गया है एंड दे आर कंसिडरिंग कि DU वर्सेस BHU में कौन सा बेटर है। ऑब्वियसली DU इज़ बेटर, सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। BHU का थोड़ा हिंदी बेस का वहाँ पर पढ़ाया जाता है, सो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा हिंदी की तरफ अफेक्शन है they can opt for BHU. However, I would still say that go for DU because scope DU का बहुत है and brand wise DU is a better brand. So try to figure out because English में आपको पढ़ने में तो समझ आ ही जाएगा अगर आपकी हिंदी वीक भी है। Don't worry about the spoken English, वो हमेशा वो कभी भी आप अपनी ठीक कर सकते हो। मैटर जो करता है वो कॉलेज है, पढ़ाई है, सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो जो लोग इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकॉन दबाइए, नॉट जस्ट फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर लॉ एज अ करियर। बहुत से वीडियोज़ हम ऐसे डालते रहते हैं एंड दे विल श्योरली गाइड यू। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स कुछ ना कुछ आपके लिए डालते हैं।